इस्लाम जो है वो गलबा पा गया था बंगाली कल्चर पर। यहाँ मसला जो है ना ये मौशी नहीं था। जमात इस्लामी इतनी कमजोर नहीं थी कि सिर्फ एक सीट जीतती। बट द पॉइंट इज कि वो 160 की जगह गालिबन 140 सीटें जीत जाते, 132 जीत जाते। नहीं, वो 100 भी नहीं जीत रहे थे। भुट्टो साहब ने कह दिया कि जो यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाएगा इजलास के लिए, उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि आपने अगर इन्हें इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया तो मुजीबुर रहमान ने वजीर आजम का हल्फ उठाते ही ऑर्डर देना है कि PIA और स्टेट बैंक का सारा सोना जो है वो ढाका मूव किया जाए और नया कैपिटल और ढाका होगा। शरीफ हादी बिन उस्मान था, ये एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट लीडर था अगस्त 24 की तहरीक में, तो उसको उन्होंने कत्ल किया। उसका जो अलम था वो मतलूब सिकंदर ने पकड़ा, उन्होंने मतलूब सिकंदर को भी मार दिया। अब बंगला लोगों को समझ आ गई कि ये क्या है। इस वक्त एंटी इंडिया नोशन इतने बड़े अरूज पर है। टोटल 20-25 किलोमीटर की एक पट्टी है बड़ी जी। तंग सी, जिसके एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ बांग्लादेश है। तो अगर बांग्लादेश उस पर काबू पा ले तो इंडिया का वेस्ट बंगाल की 7 स्टेट्स के साथ जो है वो राब्ता टूट जाता है। वहां एक अनरिटन डिक्लेरेशन हुआ है, हम ये बंद कर देंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर और ये 7 स्टेट्स जो हैं इस पे हम इंडिया पे अटैक कर देंगे। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और आज मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं सैयद जवाद अहमद साहब। इनका पहले भी आपने एक हमने प्रोग्राम किया जिसके अंदर इन्होंने ईरान के हवाले से उस वक्त हमने गुफ्तगू की थी, बहुत लोगों ने पसंद किया, बहुत ज़्यादा देखा गया वो प्रोग्राम। तो पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं, अभी दिसंबर का महीना भी चल रहा है और साथ बांग्लादेश में एक मरतबा फिर फ्लेयर अप हुए में इमोशंस, और वहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। उस्मान हादी शरीफ का पहले इंतकाल हुआ, कुछ अर्सा पहले उनको गोली लगी थी और उसके बाद सिंगापुर में वो ज़ेर इलाज थे जहाँ पर वो जानबर ना हो सके, अपने ही सकम टू हिज इंजरीज। और उसके बाद एक बहुत बड़ा जनाजा जो है वो हमने देखा वहाँ पर होता हुआ, जिसमें बड़ी तकारीर हुई और जो नारे लगे वो एंटी इंडिया थे प्राइमरीली। साथ साथ हमने देखा कि इसी दौरान शेख हसीना वाजिद को जो है वो सज़ाए मौत भी सुनाई गई उनकी एब्सेंशिया में। इसके अलावा एक और नौजवान लीडर जो है उसका भी गुज़श्ता हफ्ते, बल्कि इसी हफ्ते गालिबन जो है वो इंतकाल हुआ, उसको भी गोली लगी और दिमाग में गोली लगी जिससे वो शहीद हो गया। तो ये जो सूरत हाल बांग्लादेश के अंदर बन रही है, तो मैंने सोचा कि जवाद साहब से बहुत अरसे से हमारी आपस में गुफ्तगू भी चलती रहती है इस हवाले से, तो हमारा ये काफ़ी अरसे से सर प्लान था कि एक हम करते हैं बांग्लादेश के ऊपर, और जाहिर है कि हमने विटनेस टू सरेंडर पढ़ रखी है और भी बहुत सी हिस्ट्रीज जो हैं वो हमने पढ़ी हैं, लेकिन कुछ जो है वो बोस साहिबा जो हैं, शर्मिला बोस साहिबा, उनकी जो एक डेड रेकनिंग जो उनकी बुक है वो बांग्लादेश के अंदर रहते हुए उस नैरेटिव को भी चैलेंज करती है जो बांग्लादेश के अंदर बनाया गया। और पाकिस्तान के अंदर जाहिर है मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी चीज़ होती है, अरुंधति रॉय हों इंडिया के अंदर या शर्मिला बोस हों या यहाँ पर बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं। तो जवाद साहब मुझे ये बताइएगा कि आपका एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू हमेशा से रहा है बांग्लादेश के हवाले से, या यूं कहना चाहिए कि वो ज़्यादा शायद मेन स्ट्रीम भी हो। जो पाकिस्तान के अंदर जो पॉडकास्ट इंडस्ट्री है, जो यूट्यूब इंडस्ट्री है, वो तो चलती है कि हमने बड़ा जुल्म किया, लेकिन एक हकीकत भी है कि इट वाज अ वाइल्डली पॉपुलर मूवमेंट और probably fact lies somewhere in between। तो हम आज बात करते हैं 1971 की वॉर, 16 दिसंबर को कल्मिनेशन जिसकी हुई 1971 में, और हमने अगले दिन अखबारात में एक सुर्खी देखी कि जंग जारी है और हमने सरेंडर कर दिया। तो एक पाकिस्तान की तारीख का गालिबन सबसे तकलीफ दे लम्हा हमने नहीं देखा, लेकिन उसकी जो रिवर्बरेशंस हैं वो आज भी फील होती हैं। मुझे ये बताइएगा कि शेख मुजीबुर रहमान आपके ख्याल में एक ऐसा शख्स जिसको बहुत हद तक ओन भी कर लिया गया आज पाकिस्तान के अंदर, लोग कहते हैं कि उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था, ही हैड वॉन द वॉर, ही हैड वॉन द इलेक्शन एटसेट्रा, बट एक दूसरा एंगल भी है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया अली साहब। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका, चूंकि पसे मंज़र जानना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको पसे मंज़र नहीं पता ना तो आप शायद ये मामला सही तरह नहीं जान सकते। तो मैं ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा पीछे जाऊँगा, मैं 1947 से भी पीछे जाऊँगा। देखिए, बंगाल जो है ना एक बहुत ही एक खूबसूरत खित्ता रहा है, आज भी है माशाल्लाह। खूबसूरत इन द सेंस के वो इंसानी रवैयों के हिसाब से बहुत खूबसूरत था। वहाँ मादी तरक्की कभी भी नहीं थी, आज भी नहीं है, लेकिन वहाँ के इंसानी रिश्ते आपस में बहुत मकबूल थे।
और जहाँ इंसान आपस में जुड़े होते हैं ना, वहाँ से बहुत खूबसूरत अदब निकलता है, वहाँ से तख्लीकियत बहुत अच्छी आती है। इसलिए आप देखिए कि बड़े सगीर पाक व हिंद का वाहिद नोबेल इनाम याफ्ता जो रविंद्रनाथ टैगोर है, वो वहीं से, बंगाल से थे। आज के जो इनका हिंदुस्तान का कौमी तराना है वंदे मातरम, ये भी उन्हीं का लिखा और कंपोज किया हुआ, ये सारा उनका लिखा हुआ। अच्छा, तो वो वहाँ से हुआ। फिर आप पाकिस्तान में देखें, जब 47 के बाद फिल्म इंडस्ट्री आई, तो ये वो शबनम, रॉबिन घोष, कितने नजरुल इस्लाम, कितने नाम हैं जो बहुत बड़े बड़े नाम वो बंगाल से आए, अदीब, शायर, मुसन्निफ। तो वो एक बहुत ही तख्लीकियत के हिसाब से ज़रखेज़ इलाका था। लेकिन इसका हमें देखना पड़ेगा कि ये खित्ता क्या था और कैसे था। तो इसका जो है जो ज़्यादातर जो पोटेंशियल एक एरिया का कहते हैं, वो जो है ना, वो माहीगीरी से जो मुंसलिक सनतें हैं ना, वो उस पर ज़्यादा था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े दरिया थे, दरिया गंगा, जमुना, ब्रह्मपुत्रा का तो बल्कि वो बेसन इतना बड़ा था कि एक किनारे से दूसरा किनारा नज़र नहीं आता, तो उसमें स्टीमर चलते हैं, आज भी चलते हैं। जी। तो वहाँ के लोग जो हैं वो लुंगी पहनते थे और ऊपर बुनियान पहनते थे, मछली खाते थे, चावल खाते थे, और एक बड़ी लेड बैक सी, सिंपल सी उनकी झोंपड़ियों में ज़िंदगी थी। मतलब आप अंदाज़ा कीजिए कि सन 1947 में वहाँ मेटल रोड जो है बहुत कम थी, ट्रेन जो है बहुत कम थी, और बहुत ही मटेरियली वो लोग जो है ना बैकवर्ड थे, और उन्हें इस बात पे कोई गम नहीं था, क्योंकि वो सदियों से इसी तरह की ज़िंदगी गुजारते आ रहे थे। तो बंगाल, ये मुस्लिम वहदत जो है, ये उनके लिए एक नई चीज़ थी, क्योंकि उनका कल्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं अब बल्कि आपको एक वाक़या बताऊं, मुझे सऊदी अरब में एक हिंदुस्तान के ऑफिसर मिले जो कि सिविल सर्विस से रिटायर हुए थे, और उस गजेटेड ऑफिसर रिटायर हुए थे, वो बंगाली और अंग्रेजी के अलावा कोई जुबान नहीं जानते थे, वो हिंदी जानते ही नहीं थे, उन्हें बोल ही नहीं सकते थे। तो बंगाली आपस में बहुत जुड़े हुए थे, बंगाली बोलते थे, बंगाली लिखते थे, बंगाली कल्चर था, वहाँ रक्स था। अब उसमें जब इस्लाम आया तो वो अब थोड़ा सा ना एक ज़रा उसमें मसला ये पड़ गया कि वो रक्स जो है, हमने कहा कि खिलाफ इस्लाम है, अब वो सदियों से करते आ रहे थे, और वो एक कल्चरल फेस्टिविटी थी। उनको थोड़ा सा तो महसूस हुआ कि यार ये क्या है, लेकिन चलें, वो थोड़ा सा सब्र के घूंट पी के रह गए। लेकिन इस्लाम भी बड़ा एंट्रेंच था वहाँ, और वो बहुत सोसाइटी में जो है ना वो था। इसीलिए देखिए कि मुस्लिम लीग जो है वो भी ढाका में बनी, और जो बड़े बड़े जलसे हुए वो सब ढाका में हुए। जी, तौहीदी तहरीक 1840, और उसके बाद फजले हक ने जो तहरीक पेश की वो भी उधर से थे। तो इस्लाम जो है वो गलबा पा गया था बंगाली कल्चर पर, ठीक। लेकिन बैक ऑफ द माइंड, रूट्स में वो एक बांग्ला कल्चर जो है ना, उसकी एक सुप्रीमेसी, उसकी एक जाह जो होती है, एक फ़ख्र होता है, वो बिल्कुल था। अच्छा, हमने जब आज़ादी ले ली, 47 आ गया, तो उसके बाद यहाँ मसला जो है ना, ये मौशी नहीं था, ये कल्चरल मसला था। क्यों वो बांग्ला ज़बान को कह रहे थे कि वो उसको कौमी ज़ुबान का दर्जा दिया जाए, जो कि एक थोड़ा सा नाजायज़ मुतालबा इस तरह था कि वो सिर्फ मुल्क के एक खित्ते में बोली जा रही थी, वो पूरे मुल्क में तो नहीं बोली जा रही थी ना। उर्दू तो बंगाल में भी बोली जा रही थी, पंजाब। अगर इस तरह किया जाए तो उर्दू तो, पंजाबी तो इस वक्त सबसे बड़ी ज़ुबान थी, पर पंजाबी भी उड़ पड़ता है कि जी पंजाबी को कौमी ज़ुबान इख्तियार किया जाए। लेकिन वो मैं बता रहा हूँ ना कि उनके चूँकि बांग्ला कल्चर का एक बहुत ज़बरदस्त एक इन्फ्लुएंस था उनके DNA में, इसलिए वो बांग्ला ज़ुबान पे वो सारा जो मतलब था। और वो बांग्ला ज़ुबान का जो भी था, वो कायद आज़म गए, मुजीब ने उस पे खिलाफ मुजाहरा किया, स्टूडेंट्स मर गए 21 फरवरी को, सब कुछ हुआ। सन 56 के आइन में हमने वो कौमी ज़ुबान मान ली, ठीक। तो मसला तो ख़त्म हो गया ना। लेकिन वो आज भी बात की जाती है कि जी वो क्यों नहीं माना था आपने 47 से 56 तक, और ये उसका वजह वही कल्चरल वो इन्फ्रिंज था जो उनके अंदर था, और वो अपने कल्चर को बहुत मुकद्दम जानते थे। अच्छा, अभी मसला ये जो 71 तक जो हम आए हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो मुसलमानों की सादा लोही होती है, उसका हम शिकार हुए हैं। क्योंकि जो तकसीम हुई, बंगाल तकसीम हुआ, हिंदू उठ के चले गए, मतलब काफ़ी हद तक तो उधर ही रहे, 6-7% आज भी उधर ही हैं, और उधर से मुस्लिम आ गए कलकत्ता से, और ये वो सब कुछ। अब उनका बंगाली कल्चर जो है वो एक ही था। मतलब पाकिस्तान का जो ये वेस्ट पाकिस्तान था, इसमें तो आपको काफ़ी वीज़ा शीज़ा बड़ी मुश्किल से लेके जाना पड़ता था, लेकिन उधर वीज़े की कोई मसला नहीं था। उधर कलकत्ता से अगर कोई ढाका आना चाहता था, उसके लिए बॉर्डर पे थोड़ी सी एंट्री कराओ और बस आ जाओ, ठीक। तो वो चूंकि बंगाली आपस में बहुत ज़्यादा एनरूटेड था उनका आपस में जो रिश्ते हैं, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम का एज सच कोई खाता था नहीं। इसका फ़ायदा उठाया हिंदुस्तान ने, और उसने जो आपकी जो फितरी सादा लोही थी उसको उसने ज़र्ब लगानी शुरू कर दी, और वो ज़र्ब लगाई उसने अपने टीचर्स के ज़रिए।
जो कि पहले भी थे, खैर हिंदू टीचर्स यहाँ भी थे, लेकिन उधर से भी आए काफ़ी वहाँ से। और चूंकि यहाँ मुसलमान बेचारे पहली तालीम से दूर थे, उनमें इतने होते ही नहीं थे, तो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूलों में जो मेजॉरिटी थी टीचर्स की वो हिंदू थी। उन्होंने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। और क्यों ज्यादती हो रही है कि तुम 56% हो और वो 44% है आबादी में, लेकिन तुम्हें उसका जायज़ हिस्सा नहीं मिल रहा। ये जो 56% वाली बात थी, ये एक बिल्कुल झूठ थी। और वो मैं इसलिए झूठ कह रहा हूँ क्योंकि जो आज़ादी के बाद बांग्लादेश की पहली मर्दमशुमारी हुई उसमें उनकी आबादी कम निकली, तो फिर 56% कहाँ गया? वो तो फिर 50% से भी कम निकली। आज भी पाकिस्तान की आबादी बांग्लादेश से ज़्यादा है। बांग्लादेश हमेशा से 71 के बाद से लेकर पाकिस्तान से आबादी से अपनी सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक कम आबादी रही है। तो इसका मतलब है कि वो झूठ था, और बहुत बड़ा झूठ था, जो कि बेनकाब हो गया। माशरे ने, तारीख ने उसको बेनकाब कर दिया। तो पहली बात तो यह कि वो 56% था ही नहीं। लेकिन अगर हम 56% मान भी लें कि जी 56% था, तो मैंने 47 से लेकर 71 तक के तमाम बजट देखे हैं। मैंने 47 के बाद, खैर वो आए 50 के बाद शुरू हुए, डॉक्टर महबूबुल हक जो थे, वो 5 साला मंसूबे जो वर्ल्ड बैंक के ज़रिए और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए शुरू हुए, वो मैंने देखे हैं जाके। नेशनल आर्काइव्स इस्लामाबाद में पढ़े हैं, बड़े खूबसूरत वो दस्तावेज़ात हैं, किसी ने देखना हो तो जाके, वो ओपन है। हर बजट में मशरकी पाकिस्तान का PSDP, पब्लिक सर्विस डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसकी अलॉटमेंट मगरबी पाकिस्तान से ज़्यादा थी। ठीक। तो मुझे बताया जाए तो फिर कहाँ से हमने जुल्म किया, कहाँ से हमने माशी को ना हमवारी रखी। अच्छा, उसके बाद जितने को प्रोग्राम शुरू हुए, मैं आपको पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि वो लेट बैक थे, वहाँ इतनी मतलब डेवलपमेंट नहीं थी। और पाकिस्तान ने, मगरबी पाकिस्तान ने इस चीज़ का खसूसी ख्याल करते हुए वहाँ बहुत रोड नेटवर्क्स, रेल नेटवर्क्स, पाकिस्तान टेलीविज़न जो है वो लाहौर से पहले ढाका में बना था, और उसका ऑफिशियली इफ्तिताह जो है वो ढाका में हुआ था। वो खैर बाद में हम नवंबर 64 में लाहौर में कर दिया था। लेकिन आपने प्रेफरेंस दी हर चीज़ में उन्हें। जनरल आज़म खान, जब अयूब खान का मार्शल लगा था तो उधर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बन के रहे थे। बांग्लादेश के लोग आज भी उस शख्स को याद करते हैं, जितना उस बंदे ने अपने 11 साल में बांग्लादेश को, ईस्ट पाकिस्तान को उस वक्त में तरक्की दी थी। इन बेतहाशा रोज़गार के मौके पैदा किए, रोड्स, रेल और जहाज़। और अच्छा, एक मैं बड़ी इंटरेस्टिंग आपको मिसाल देता हूँ। बांग्लादेश का जूट का उठाया गया था सारा मामला कि ये पटसन जो है ना, ये आपकी सोना उगलती एक फसल है, और ये मशरकी मगरबी पाकिस्तान वाले ले जाते हैं और उसको एक्सपोर्ट करके तो खुद रख लेते हैं, और आपको कुछ भी नहीं, महरूमियों के सिवा कुछ भी नहीं देते। और उस पटसन की 47 में पूरे मशरकी पाकिस्तान में सिर्फ 2 मिलें थी। ठीक। पाकिस्तानी सियासतदान, सनतकारों ने गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स के तहत जाके, और वो उनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक पंजाब से था, उन्होंने जाके वहाँ जूट मिलें लगाईं, और उनकी तादाद 2 से 28 हो गई थी। जब 71 हुआ तो वो 26 नई मिलें जो हैं वो मगरबी पाकिस्तान के सनतकारों ने जाके लगाईं। और वो ज़ाहिर को बेवकूफ़ थोड़ी होगा कि अगर वो मशरकी पाकिस्तान में एक चीज़ बन रही है तो उसको पहले मगरब में भेजेगा और फिर एक्सपोर्ट करेगा। वो ज़ाहिर मशरक से डायरेक्ट ही एक्सपोर्ट होती थी, और वो ज़ाहिर वो वाला सारा उधर ही आता था। तो ये एक और झूठ था। डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की आदादोशुमार झूठ थे। झूठ का जो था, पटसन का प्रोपेगेंडा, वो झूठ था। अच्छा, उसके बाद बाकी उन्होंने कहा कि जी ये आर्मी में जो है ये कम लिए जाते हैं। आर्मी में वो आते ही नहीं थे, वो कहाँ से कम लिए जाने थे। अच्छा, वो जो आते थे वो ज़रा, एक आर्मी का थोड़ा सा होता है कि ज़रा कद काट होना, तो बंगाली ज़रा निस्बतन छोटे कद के थे, तो उस वजह से वो सिलेक्शन में रह जाते थे। वो भी उनके लिए कद डाउन कर दिया गया। ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स, 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट्स कायम की गई, जिसमें सिर्फ बंगाली ऑफिसर्स होते थे, और बंगाली नौजवान जो हैं वो ऐसे सिपाही लिए जाते थे। कुछ पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से भी भेजे जाते थे। तो मतलब हमने हर मुमकिन कोशिश की कि अपने बंगाली भाइयों को मदावा किया जाए। अगर उन्हें वो जो प्रोपोगंडा झूठा उनके दिमागों में जहर फैलाया जा रहा था हिंदुस्तान की तरफ से कि आपको जो है वो मौशी नाहमवारी का सामना करना पड़ रहा है और आपका इस्तेहसाल किया जा रहा है, उसका हमने इस हद तक, मैं आपको बताऊं कि बल्कि कई दफ़ा तो मगरबी पाकिस्तान वालों की हक तलफी हो गई। डॉक्टर सफदर महमूद, बहुत बड़ा नाम, सारी दुनिया जानती है, बड़ी खूबसूरत पाकिस्तान डिवाइडेड, बड़ी खूबसूरत किताब लिखी है इस पे, मशरक़ी मगरब बांग्लादेश पे। वो खुद अपनी मिसाल देते हैं कि जब उन्होंने CSS किया था तो उनका जो ओवरऑल मेरिट में नंबर था वो 11वां था। लेकिन उस वक्त पॉलिसी ये थी कि जो मशरकी पाकिस्तान से जो पहले 20 लड़के होंगे उनको अपनी पसंद का महकमा मिलेगा,
और उसके बाद फिर मगरबी पाकिस्तान वालों की बारी आएगी। तो इनको अपनी पसंद का महकमा नहीं मिल सका था। तो ये देखें, ये तो बेसिकली मगरबी पाकिस्तान वालों के लिए महरूमी होनी चाहिए थी, लेकिन हमने इंसेंटिव दिया, हमने और मतलब कद छोटे कर दिए, हर सरकारी मुलाजमतों में जो मुमकिन हो सकता था हमने किया। अच्छा, दूसरी बात, पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल जो थे ख्वाजा नाज़मुद्दीन, वो बंगाली थे। पाकिस्तान के तीसरे जो वज़ीर आज़म थे चौथे वज़ीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी, वो बंगाली थे। तो मुझे बताया जाए कि फिर महरूमी कहाँ थी? हम चूंकि पढ़ते नहीं हैं, मुतालिया नहीं करते। आपने कहा कि 56% आबादी उनकी नहीं थी, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स हैं 1971 के इलेक्शन की, वो तो जाहिर सी बात है कि सेंसस की बुनियाद पर ही डिसाइड की गई होंगी, तो वो ज़्यादा क्यों थी? अच्छा देखिए, अब ये फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा माजरत के साथ। जी। ये पहला इलेक्शन नहीं था, इससे पहले भी काफ़ी इलेक्शन हो चुके थे, और वहाँ वो 52 में एक जुगतू फ्रंट बना के तमाम जमातों ने वो एक लड़ा था, वो जीता था उन्होंने वहाँ। ये सेंसस, अच्छा, ये आबादी क्यों ज़्यादा उनकी दिखाई जाती थी? क्योंकि वहाँ शुरू से ही एक गुंडागर्दी, धौंस धांधली, इसका एक राज था। और ये अवामी लीग जो थी माशाल्लाह, ये शुरू से ही यही काम कर रही थी। और वो जब मरदमशुमारी होती थी, धौंस धांधली के ज़रिए, ज़ोर के ज़रिए, ज़बरदस्ती के ज़रिए वो तादाद ज़्यादा बता दी जाती थी। तो इसी तरह वहाँ वोटिंग के वक्त भी ये धौंस धांधली जो है ना, उसके ज़रिए। लेकिन फिर हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये जो मरदमशुमारी है ये गलत हुई हुई है? मैं आपको आ रहा हूँ, वो तो मैं पहले भी बयान कर चुका कि खुद अपनी सरकारी दस्तावेज के मुताबिक वो कम थे, तो इसका मतलब है कि वो पहले भी कम थे। ये तो नहीं हो सकता कि वो 3 सालों में मतलब इतने करोड़ों लोग मर गए, ये तो नहीं हो सकता ना। नहीं, लेकिन वो जो दस्तावेज है वो कौन सी, किस दस्तावेज का आप हवाला दें? ये तो 52 में भी मरदमशुमारी जो पाकिस्तान में हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होती थी। हाँ, रिगार्डलेस ऑफ दैट ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो हमने पहला एडल्ट फ्रेंचाइज की बेस के ऊपर जो पहला इलेक्शन किया वो 1971 का किया, 24 साल के बाद। और जो उस इलेक्शन के अंदर हमने सीट्स रखी, वो इस बुनियाद पर रखी कि लेटेस्ट सेंसस डाटा के मुताबिक हमने रखी। तो जिस चीज़ के बारे में आप कह रहे हैं कि उनकी आबादी 56% नहीं थी, वो तो मतलब क्लेम हो सकते हैं, आप ये कह सकते हैं, मगर वो कौन सा सेंसस डाटा है जिसके मुताबिक वो कम थी? यही तो मैं दोबारा अर्ज किया देता हूँ। देखिए 1974 में आप उठाएं, अभी मेरे पास शायद वो डाटा नहीं है, आप बांग्लादेश जब बन गया तो बांग्लादेश ने अपनी सरकारी मरदमशुमारी कराई ना अपने लिए, जो जाहिर है उसने यूएन और इधर उधर सारी दुनिया को भेजनी थी, और उसमें जो फिगर आया था वो वेस्ट पाकिस्तान से काफ़ी 20-30 लाख कम था, जो कि 62 की जो हुई थी या उसके बाद भी जो हुई थी जो मरदमशुमारी, उसमें कोई 60 लाख 70 लाख ज़्यादा था। तो इसका मतलब है ना कि वो 60-70 लाख झूठ था ना, बांग्लादेश खुद कह रहा है, तस्लीम कर रहा है। नहीं, मगर वो वॉर के बाद तो देखें, वो 1921 का डाटा हो, 1951 का डाटा हो इंडिया का, वो अगर आप उठाकर देखेंगे जंग के बाद 71 का डाटा जो है, उसमें जाहिर सी बात है कि 60 लाख लोग जो हैं वो यकीनन कत्ल नहीं हो गए, लेकिन बहुत सारे जो हैं वो माइग्रेट कर गए, या बहुत सारों को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये हमारी आबादी नहीं है। बिहारियों को उन्होंने कहा जी हमारी आबादी नहीं है, लेके जो इन्होंने वो सारे फैक्टर्स जो हैं वो करके लोगों ने उसके बाद जो है ना ये डिटरमाइन किया था कि कितने जो है माइग्रेशन हुई होगी, कितने लोग मरे होंगे, कितने सैलाब आए होंगे तो उसमें मरे होंगे। उसके बाद लोगों ने बताया था कि ये डाटा जो है शुरू से ही गलत आता है। देखिए, ये जो अब बात ये है कि वो तो उसके हट के आपने जुगतू फ्रंट का फॉर एग्जांपल जिक्र किया। जुगतू फ्रंट 52 में बना, 54 में गालिबन इलेक्शन हुआ, और 2.5 महीने के बाद जो है वो उसकी गवर्नमेंट जो है वो टॉपल कर दी गई। नाउ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि दिस वाज नॉट अबाउट इकोनॉमी। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं कि इकोनॉमी, अभी भी हम देखते हैं इनफैक्ट कि बलूचिस्तान को जो है वो NFC के अवार्ड में बाकी सूबे अपना हिस्सा देते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा को बहुत सारे, पंजाब अपने हिस्से में सबसे ज़्यादा देता है। उसके बावजूद जो एक अवाम में या बहुत सारे जो ग्रुप्स होते हैं वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं कि जी हम अंडर डेवलप्ड हैं, और शायद उसका मकसद जो है वो डेवलपमेंट नहीं होती, बल्कि मैं बलूचिस्तान के केस में तो कभी कभार ऐसे लगता है कि उनका मकसद ये है कि डेवलपमेंट ना हो, सो दैट उनका जो पॉलिटिक्स है वो चलती रहे, नैरेटिव चलता रहे। तो ये तो बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी है कि दिस इज़ नॉट अबाउट इकोनॉमी। बट हम देखते हैं कि प्रोडा आपने पाकिस्तान बनते ही जो है वो आपने लियाकत अली खान साहब ने जो है वो रोल आउट किया, और रोल आउट करने के बाद उसके अंदर हुसैन शहीद सोहरवर्दी जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल थे, उनको उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। नाउ सोहरवर्दी का अपने बारे में ये दावा था, हो सकता है कि वो बोस्ट कर रहे हों, लेकिन इट्स अ वेरी टेलिंग थिंग व्हाट ही थॉट ऑफ हिमसेल्फ। ही सेड कि आई एम द PIA एंड हुसैन शहीद सोहरवर्दी आर दी ओनली 2 ब्रिजेस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट विंग्स ऑफ पाकिस्तान। आपने उसको निकाला, उसके बाद मतलब मुस्लिम लीग से निकाल दिया, और वो यहाँ भी आए, पाकिस्तान आए, उन्होंने एक सियासी जमात कायम की,
और वो सियासी जमात जो है वो पंजाबी उसके अंदर ज़्यादा थे इनफैक्ट, यहाँ तक कि वो खुद सेक्युलर माइंडेड शख्सियत थे, लेकिन उन्होंने पंजाबी जो नवाए वक्त के एडिटर्स और इनसे मुलाकातें करने के बाद उन्होंने उसमें वो जो हिंदू जो हैं वो यहाँ पर वो नहीं बनने चाहिए, उनके पास टॉप पोजीशंस नहीं होनी चाहिए, आला ओहदों से हटाने चाहिए, उस तरह की चीज़ें भी उन्होंने मंशूर के अंदर जमात के अंदर शामिल की। बट टर्न्ड आउट कि हमारी जो एक उसमें मैं फ़ौज की बात नहीं कर रहा हूँ बाय द वे, जो ब्यूरोक्रेसी थी या जो मुस्लिम लीग की एक पावरफुल फैक्शन था, क्योंकि उसके अंदर तो देखे ना उनके साथ तो दौलताना वगैरह, वो सॉरी क्या नाम था उनका जो साहिवाल से जो थे मोंटगोमरी से, मैं नाम चले अभी याद आ जाएगा बाद में, फजले लाई जो सदर बने थे। नहीं उनके एक मशहूर पाकिस्तान के सियासतदान थे, बहरहाल उनका नाम अभी बातों में याद आ जाएगा। तो वो भी उनके साथ जो थे वो मौजूद थे और वो मिलकर एक पार्टी बना रहे थे, बट हमने नहीं चलने दिया। जो हमने मतलब जुगतू फ्रंट को नहीं, मैं समझ गया जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन देखिए आपका जो आखिरी जुमला है ना, मैं उससे इख्तिलाफ करूंगा कि हमने चलने नहीं दिया। ये एक्चुअली हम जो है उसमें मशरकी पाकिस्तान नहीं था, वो एक सियासत थी, वो सियासत थी कि किसको जो है वो पाकिस्तान में भी हो रही थी। नाज़मुद्दीन को आपने बनाया है तो आपने उसको गवर्नर जनरल से हटा के उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, खुद आप जो है वो गवर्नर जनरल बन गए और उसको फिर गवर्नमेंट चलाने नहीं दे रहे। चौधरी मोहम्मद अली भी नहीं चले, वो चुल्लीगर भी नहीं चले, वो सियासत की निरंगियां थी, वो मशरकी और मगरबी का कोई ताल्लुक नहीं था उसमें। हाँ, लेकिन अगर एक जगह पर एक चीज मौजूद हो, एक सोच मौजूद है, देखिए 48 में ही शुरू हो गया मामला। सोच गलत है ना, कायदे आजम की तकरीर से लड़ाई शुरू हो गई, मतलब बाकी सबको तो छोड़ दें, वो कायदे आजम की तकरीर पर भी मुत्तफिक नहीं है। व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन, उसमें आप गवर्नमेंट ना चलने दें। बिसाइड्स जुगतू फ्रंट की जो गवर्नमेंट थी वो कोई टोटल पूरे पाकिस्तान की तो नहीं थी। फ्रंट नहीं ना, इधर तो 15 गवर्नमेंट वेस्ट पाकिस्तान में भी तोड़ दी, पूरे पाकिस्तान की। वो बिल्कुल दुरुस्त वो तो और भी थी। मगर बात यह है कि जब पूरी एक कंप्लीट कंसेंसस 150 आउट ऑफ 152 160 आउट ऑफ 162, उसकी गवर्नमेंट आप नहीं चलने दे रहे। मैं बताता हूं, मैं आ रहा था उस पे। देखिए इस बात पे हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा इख्तिलाफ है। आप कहते हैं वो मशरकी पाकिस्तान को शायद टारगेट करके किया जा रहा था, मैं करता मशरकी और मगरबी का। मैं ये नहीं कह रहा हूं। उसमें है कि उस वो टोटल सियासत की एक मतलब वो निरंगी दौरान आप कह लें, मतलब नहीं, मेरा ये किसको मतलब करना है, किसको खुद ऊपर आना है, किसको नहीं ऊपर, वो छोड़ दें उन बातों को। मैं जो बात कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि ये जो सियासतदान यहाँ के थे वो वहाँ के सियासतदानों के साथ कुछ ज्यादती करने की नीयत से ही कर रहे थे। दिस इज नॉट माई क्लेम। व्हाट आई एम सेइंग इज, मतलब मेरा नहीं ख्याल कि जो पंजाब से ये बैठ के बलोचिस्तान के अंदर बाप बनवाई जाती है वो इसलिए बनवाई जाती है कि हमने बलोचिस्तान का इस्तेहसाल करना है, वो इसलिए बनाई जाती है कि हमें सेनेट में सीटें चाहिए और उसके लिए आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अपने बंदे हैं, वो उसकी सेंटर की पॉलिटिक्स होती है जो कि उसको। लेकिन जब एक सूबे के अंदर ऑलमोस्ट नियर कंप्लीट कंसेंसस है कि ये हमारी ग्रुप है, ये सारे मिलके जो है वो हुकूमत बना रहे हैं, आप उसकी हुकूमत गिराएंगे? हाउ इज इट? क्योंकि देखिए ये जो वेस्ट पाकिस्तान है, जेन्युइन पॉइंट है, मैं इस पे आ रहा हूं। ये जो वेस्ट पाकिस्तान है इसके अंदर फिर भी एक नहीं इसमें तो बड़ा स्प्लिट कैंडिडेट था, 81 सीट्स थी टोटल भुट्टो साहब की। मैं उस पे आ रहा हूं। आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट, मैं 54 की बात कर रहा हूं। 54 में भी वो तो स्प्लिट ही होता था खैर उस वक्त। मैं उस पे आ रहा हूं। चलिए मैं जरा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं, मैं 71 पे आ जाता हूं। 71 से पहले एक चीज अलबत्ता बहुत अहम है, वो अगरतला है। अब देखिए अगरतला साजिश केस जो था वो मतलब मुजीबुर रहमान उसका सरगना था और काफ़ी लोग थे उसमें। मैं ज़रा इख्तिसार से काम लेता हूँ। आपने ढाका में ट्रिब्यूनल बनाया, एस ए रहमान जो हैं वो उसके वाहिद नॉन बंगाली मेंबर थे, बाकी 2 मेंबर उसके बंगाली जजेस थे। ठीक। और उन्होंने वहाँ शहादतें ली हैं, उधर अप्रूवर आ गए, वादा माफ गवाह आ गए जिन्होंने कहा कि हमने वाकई रकमें ली, हम गए, हमने ट्रेनिंग मतलब करने और हम पाकिस्तान को तोड़ना चाहते थे और ये मुजीबुर रहमान हमारा सरबराह था उसमें। और वो सब कुछ जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी कि अब आप उसको छोड़ देते। और लेकिन आपने एक वाइडर, हमारा मुसलमानों का चूंकि दिल भी बहुत बड़ा है ना, ज़र्फ भी बहुत बड़ा है, और मगरबी पाकिस्तान वालों का तो बहुत ही, तो आपने जब उसको सजाए मौत जो है वो सुनाई जानी थी और वो सब कुछ करना था, तो आपने उसको जो है माफ करके मुकम्मल तौर पर रिहा कर दिया। अच्छा, ये अगरतला साजिश केस आज की नौजवान नस्ल को तो खैर पता ही नहीं है, लेकिन पुरानी नस्ल भी जब बात करती है मुझे बहुत दुख होता है कि जी देखिए जी अगरतला साजिश केस हमने बना दिया। भाई बना क्या दिया? 2011 में बांग्लादेश की पार्लियामेंट का डिप्टी स्पीकर सखावत अली जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस खड़ा होकर कहता है कि हम गए थे अगरतला और हमने कोशिश की थी, और देखिए वो क्रेडिट ले रहा है उस चीज़ का। जो रॉ है, बमन रॉ पूरा करके नाम था इस तरह, वो रॉ का चीफ, उसने किताब लिखी, उसने बड़े फख्र से वो अगरतला की सारी
तफसीलात दी हैं और 71 के में अपना जो किरदार था वो सारा किया, और हम जो है वो कहते नहीं नहीं हमने उन्होंने कुछ किया ही नहीं। भाई इंडिया ना होता तो आज बांग्लादेश का नाम और निशान ना होता कहीं। ये इंडिया की वजह से 90% जो है ना, मैं कहूँगा कि ये बांग्लादेश बना। अच्छा, मैं फास्ट फॉरवर्ड करते आता हूँ 71 पे। दिसंबर 70 में इलेक्शन हुए, और उससे पहले जो है वो मुजीब जो है अपनी अलहदगी की तहरीक को अरूज पे लेके जा चुका था। 6 नुकात उसने दे चुका था, और 6 नुकात अपने मंशूर में उसने रखे हुए थे, जिसकी बुनियाद पे वो अब उसने वो इलेक्शन लड़े। और उसके मुकाबले में जमात इस्लामी थी, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग समझी जा रही थी कि जमात इस्लामी का एक बहुत बड़ा होल्ड है वहाँ। और वो 6 नुकात क्या थे, मतलब आप वो खुद नाज़रीन ज़रा खुद देख ले, उसमें सिर्फ एक लूज सी कन्फेडरेशन थी। ना फॉरेन एक्सचेंज अलहदा, ट्रेड अलहदा, सब कुछ अलहदा, सिर्फ नाम रहने थे इस पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के। तो भाई वो कौन से फिर पाकिस्तान है, वो तो अलहदगी के मुतालबे पे वो इलेक्शन लड़ रहा है। अच्छा, अलहदगी के मुतालबे पे उसने इलेक्शन लड़ा, और फिर मैं वही बात करूंगा जिससे आप थोड़ा सा पहले भी इख्तलाफ कर रहे थे कि जोर जबर धौंस धांधली के जरिए वो इलेक्शन जीता गया था। जमात इस्लामी इतनी कमजोर नहीं थी, मैं उससे इख्तलाफ नहीं कर रहा। जमात इस्लामी इतनी कमजोर नहीं थी कि सिर्फ एक सीट जीती। 162 में से 160 शायद मुस्लिम लीग भी कुछ सीटें, तो 4-5-6 सीटें शायद ज्यादा जीत जाती, बट द पॉइंट इज कि वो 160 की जगह गालिबन 140 सीटें जीत जाते, 132 जीत जाते। नहीं, वो 100 भी नहीं जीत रहे थे। यही तो मैं बता रहा हूँ आपको कि वो एक हाईली रिग्ड इलेक्शन था, लेकिन चूंकि एक पूरा जोर हाईली रिग्ड इलेक्शन में उसको मान रहा हूँ, मैं उसको कहीं ये नहीं कह रहा कि वो रिग्ड नहीं था। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा 160 बाय 162 से आगे चलते हैं। मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। बात ये है कि जब आप ये कहते हैं कि देखें, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं मैं अगरतला साजिश को अगरतला साजिश ही मानता हूँ। मेरे हिसाब से वो साजिश थी, और इसकी एक बहुत बड़ा सबूत जो है वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी अपनी किताब में दे चुके हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे कुछ कॉलीग्स हैं, और उन्होंने शेख मुजीब का नाम लिया, जो ये कहते हैं कि हमें वेस्ट पाकिस्तान से कुछ नहीं मिलने वाला, आप इससे अलहदगी इख्तियार करें। और मैं समझता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरी पार्टी के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं, एंड ही नेम्ड शेख मुजीब इवन देन। हाउएवर, जो 1966 के जनवरी में ताशकंद मुआहदा होता है, और उसके कुछ अरसे के दिन 6 महीने के अंदर अंदर जो है वो आपके सामने ये 6 नुकात आते हैं। अब ये 6 नुकात जो हैं वो ये बुनियादी तौर पर इस नीयत से आ रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। आपने JKLF का फ्रंट जो है वो जिस तरह से 71 के बाद जो है वो हमें कश्मीर में भी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि कश्मीर के अंदर बहुत सारे लोग जो थे वो एक समझ गए कि यार पाकिस्तान शायद हमारी बैट ठीक नहीं होगी। इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान के अंदर भी ये सोच मौजूद थी कि ये हमारी बेस्ट बैट नहीं है। पाकिस्तान जो मौजूद है ये हमारा डिफेंस नहीं कर सकता। हमें तो अभी चाइना ने वो अपने वो चिकन स्नैक आजकल बड़ा चल रहा है कि जी वो उनकी रियासतें हैं वगैरह वगैरह, वो चाइना जो है वो वहाँ पर आके हमें 65 में बचा गया, अदरवाइज हमारी तो ले दिया गया था इंडिया। तो द थिंग इज कि आपने एक जो अपना एंटायर विंग है, आप उसको 54% 56% ना माने, 45-46% तो होगा। वो जो परसेंटेज है, एक बहुत बड़ी आबादी जो रफली 50% है पाकिस्तान का, उसको ये लगता है कि हमारा डिफेंस जो है वो वीक है। तो उनको डिफेंस भी अपना लग रहा है कि जी ये इनके साथ हमारा जो है वो मामला सेट नहीं चल रहा। उनको लग रहा है कि हमारी जो पॉलिटिक्स है, हमारा जो लीडर रहता है उसको भी हटा देते हैं, और उनको साथ ये लगता है कि जी वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब वैसे ही इंतकाल कर गए थे और 24 ईयर्स हो गए हैं और हमें कुछ मिल नहीं रहा, या कम से कम उस वक्त तो 19-20 साल तो हो गए थे। और उसने गेन किया मोमेंटम इन द 68-69 मूवमेंट, जो कि स्टूडेंट्स की प्राइमरीली मूवमेंट थी। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। जी, यही तो मैं अर्ज कर रहा था कि हमने एक्चुअली बहुत ज़्यादा पहले से ही किया हुआ था, और उसके बाद भी हम करते रहे हैं। मतलब पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। मार्च 69 में अयूब खान जो है चले गए और याह्या आ गए, और उस वक्त तक 1 मैन 1 वोट नहीं था जी। लेकिन मार्शल के होते हुए याह्या खान ने 1 मैन 1 वोट, जिसका डायरेक्ट फायदा ईस्ट पाकिस्तान को जाना था, और उसने कर दिया। तो ऐसे तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली दरअसल एक नोशन की बात होती है ना। अभी नोशन आप जो फरमा रहे हैं कि शायद वो था, मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मेरे ख्याल में नोशन ऐसा नहीं था। नोशन जमात इस्लामी वहाँ बहुत स्ट्रांग थी, और नोशन प्रो पाकिस्तान था, जो आज नज़र भी आ रहा है, उस पर बाद में बात करेंगे। खैर, और मेरे ख्याल में वो इलेक्शन जो था, और फिर बाद में खैर इलेक्शन हुए, वो भोला आ गया एक सैलाब, उससे पहले नवंबर में दिसंबर में इलेक्शन हुए। चलिए हम मान लेते हैं कि 160 बाय 162 अवामी लीग जीत गई, और सही जीती। एक सीट जमात इस्लामी की थी, और एक वो कौन से कबाइल थे, तब मेरे नाम से वो उसके जो थे चीफ, वो जीते थे। तो 160 सीट्स जो हैं वो उसने ले ली, और अब आप जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ पावर होना चाहिए। और
बात आपकी बिल्कुल बजा है। तो और याह्या जिसको मथून किया जाता है, आप ये भूल रहे हैं कि वो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था और प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री था। अगर वो चाहता, अगर तो आराम से इलेक्शन में जुल्लू फेर सकता था, धांधली कर सकता था। वाहिद इलेक्शन है पाकिस्तान की हिस्ट्री का जिसपे किसी एक मतलब जो है कैंडिडेट ने वो मतलब ईस्ट में तो ज़ाहिर है जमात इस्लामी ने की, लेकिन पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान में कोई एक भी जो है वो नहीं हुआ था। 81 सीट्स थी भुट्टो साहब की, जुल्फिकार अली भुट्टो की। तो वो उसने बिल्कुल उस पर धांधली की कोशिश नहीं की और उसको उसने जाने दिया कि जिस तरह वो जा रहा है। और उसके बाद भी वो सिंसियर था ट्रांसफर ऑफ पावर में। उसके एक बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन थे। उसने तो 3 मार्च 71 को ढाका में कौमी असेंबली का इजलास बुला लिया था। तो कौमी असेंबली के इजलास में क्या होता है, स्पीकर का इंतखाब होता है सबसे पहले, उसके बाद वज़ीर आज़म का इंतखाब होता है। मगर वो इजलास हुआ तो नहीं ना? नहीं, सुनिए तो सही ना। तो वो क्यों नहीं हुआ? भुट्टो साहब ने कह दिया कि जो यहाँ से वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाएगा इजलास के लिए, उसकी मैं टांगे तोड़ दूंगा। तो जब इस तरह के हालात होंगे और एजुटेशन उन्होंने शुरू कर दी थी, तो आप कैसे मतलब वो इजलास जो है वो उसको चला सकते हैं? अच्छा, और उसके बाद वहाँ एक इंतहाई ज़बरदस्त मुक्ति मानी उससे पहले बन चुकी थी काफ़ी, वो आपने इशारा भी किया 68-69 में। वो कर्नल उस्मानी था, एक पाकिस्तान फ़ौज का ही रिटायर्ड, उसने जाके वो मतलब इंडिया की कनाइवन से, और मुजफ्फरनगर एक जगह थी वहाँ, वो उधर से उस वहाँ ट्रेनिंग कैंप्स थे और वहाँ वो सब कुछ होता था। तो मुक्ति बानी ने वहाँ इंतहा का फसाद मचाया हुआ था, पुल उड़ा रही थी, वो फौजी कैंपों पे हमले कर रही थी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को मफलूज करके रखा हुआ था उसने। और इस दौरान में उसने मुजीब ने 23 मार्च 1971 जब आया था तो उस पे उसने एक बहुत बड़ा जलसा किया था और उस पे उसने मशरकी पाकिस्तान 5 मार्च को मुझे थोड़ा सा डेट बोल रही है, 7 मार्च को जलसा था और पलटन मैदान का जो जलसा पलटन मैदान का वो मेरा ख्याल में 23 मार्च को था, लेकिन चलिए आप 5 नहीं 23 मार्च को नहीं, वो कुछ दिन पहले जब ये इजलास नहीं हुआ तो अगले 3-4 दिन के बाद उन्होंने अच्छा, तो वो उस पे उसने जो है बहुत सख्त तकरीर की थी और उसने सिर्फ आज़ादी का ऐलान नहीं किया था और बाकी सब कुछ जो है उसने कर दिया था। वो आज़ादी का ऐलान पाकिस्तान फौज के ही एक ऑफिसर, बंगाली ऑफिसर, खैर मेजर ज़ियाउर रहमान, उसने जाके रेडियो पे कर दिया था। तो ऐसा सच बंगलादेश की अबूरी हुकूमत जो है ना, 20 दिन बाद की बात है। हाँ, वो उसने कर दिया था। खैर वो बात की बात है। तो 25 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट जो है एक नागज़ीर हकीकत बन चुका था, क्योंकि आप नहीं, वो देखें, हम जब उसको फास्ट फॉरवर्ड करते हैं ना तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि 71 के इलेक्शन तक हम पहुंचे कैसे हैं। अभी तो मैं जा रहा हूं ना, देखिए 71 के इलेक्शन तो हो गए, एक मेजॉरिटी आ गई अवामी लीग के पास। नहीं, लेकिन वो जो 6 पॉइंट्स हैं, अब बुनियादी तौर पर हमारा मुतालबा ये है कि आपने 6 पॉइंट्स ले लिए, उसके ऊपर आप इलेक्शन लड़ लिए, 5 साल से आप इनको चला रहे हैं और इसके बाद आप इलेक्शन जीत गए हैं। हमने इलेक्शन बकौल हमारे फ्री एंड फेयर हैं, जिसको इवन द क्रिटिक्स ऑफ पाकिस्तान आर्मीज पॉलिसीज इन बंगाल एडमिट कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। उसमें अवामी लीग ने झुर्लू फेरा। हाँ, अवामी लीग है, वो उसमें झुर्लू फेरा, भरपूर फेरा उसने झुर्लू फेरा। और वो विटनेस टू सरेंडर के अंदर हमने पढ़ा, उन्होंने बड़े ओपनली इस बात को एडमिट किया, अपनी जो गलतियां थी वो कहीं ज्यादा। मुझे जरा मौका दीजिएगा, विटनेस टू सरेंडर जो है ना, बड़ा सॉरी टू से एक बिल्कुल गलत दस्तावेज है, बिकॉज वो एक एजुकेशन के ऑफिसर थे और वो 71 के बाद गए थे। मैं मान रहा हूँ ना आपकी ये बात को, मैं तस्लीम कर रहा हूँ, इलेक्शन में थे ही नहीं उधर। मैं आपकी इस बात को तस्लीम कर रहा हूँ कि वो गलत था और उसके अंदर जो कुछ उन्होंने अपनी गलतियां बयान की हैं वो सारी की सारी गलत थी। लेकिन जहां पर वो ये कह रहे हैं कि जी आपने कि अवामी लीग ने झुर्लू फेरा है, वो भी ये बात मान रहे हैं। द पॉइंट इज कि व्हेन यू अलाउ एक मूवमेंट टू सिमर फॉर 5 years, उससे पहले से वो सिमर तो कर रही है, ये आपका नुक्ता बहुत और फिर उसके बाद आप उसको इलेक्शन लड़ने भी दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है आप इसकी बुनियाद पर इलेक्शन लड़ें। इलेक्शन लड़ने के बाद आप ये कह रहे हैं कि इस 6 नुकाती एजेंडा से पीछे हट जाओ, when he has not even taken the oath। नहीं है ना, आप हुकूमत किसी को देके तो समझा सकते हैं। मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दे तो मैं उसी पे आ रहा था कि 25 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट जो है वो नागज़ीर हकीकत बन चुका था और उस पे जो यूनिवर्सिटी थी, ढाका यूनिवर्सिटी, बेसिकली वहाँ गोला बारूद और वो सब कुछ था और उस पे बेसिकली वो क्रैकडाउन किया गया था। खैर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। और उसी वक्त मुजीबर रहमान को हिरासत में भी ले लिया गया था, जो कि वो पूरा उसके बाद 8 या 10 जनवरी तक, 72 तक वो हिरासत में रहे थे लायलपुर जेल में। तो ये क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था, अब एक ये यहाँ बात, चूंकि हम इंटेलिजेंस रिपोर्ट सिर्फ दबा के बैठ जाते हैं ना, एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि आपने अगर इन्हें इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया तो मुजीबर रहमान ने वज़ीर आज़म का हल्फ उठाते ही ऑर्डर देना है कि PIA के तमाम जहाज़ और तमाम इंस्टॉलेशंस जो हैं वो ढाका मूव की जाएं।
PNSC पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन के तमाम जहाज ढाका मूव किए जाएं और स्टेट बैंक का सारा सोना जो है वो ढाका मूव किया जाए और नया कैपिटल और ढाका होगा। और ये जब सब रिसोर्सेज मूव कर जाएंगे उसके बाद वो बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान कर देंगे। आप सुनाइए ज़रा कि अगर ये आपको पता हो तो कौन बेवकूफ़ होगा जो कि मतलब ये उसको बात ये होने है देगा। नहीं, मैं तो होने दे ही नहीं रहा, मैं तो होने नहीं दे रहा। आप BLA को इलेक्शन लड़ने देते हैं पाकिस्तान के अंदर? देखिए वो माजी की गलतियां तो हो गई ना, अब आप ग्राउंड रियलिटी पे जाते हैं कि अब क्या करें। वो तो उसने तो नहीं याया ने तो इस उम्मीद पे किया था ना कि जमात इस्लामी वैसे जीत जाएगी और ये यार वो है मतलब ये कैसी उम्मीदें लगाए बैठे। होती है कई दफा बहुत बड़े बड़े ब्लंडर होते हैं। इस बात को तो आप मानेंगे ना कि हमारी अगर अवामी लीग जो है वो जुल्लू फेर रही है, इसका मतलब है कि स्टेट की रिट जो है वो तो ना होने के बराबर है। दरअसल मुफ्ती बानी उससे पहले ही खत्म कर चुकी थी। आपकी पुलिस जो है वो वहां पर नॉन एग्जिस्टेंट है, या अगर है भी तो वो आपको वो इतनी डीमोरलाइज्ड है कि वो उस मामले का कुछ बिगाड़ नहीं सकती जैसे वो चाह रहे हो, कुछ नहीं कर सकते थे। सो बेसिकली we had become that unpopular in Bengal. Yes, even if यहाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अनपॉपुलर की बजाय वो एक अंग्रेजी का लफ्ज़ है, खैर इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है। क्या कहेंगे, हम बहुत उज़्वे मुअत्तल बन के रह चुके थे और हमारी वाकई रिट जो है वो वहाँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। पहली बात तो यह है कि इसे होने ही नहीं देना था। मुजीबर रहमान को अगरतला साजिश केस में फांसी हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं दी थी आपने तो आपको फिर वो 6 पॉइंट्स की बुनियाद पर उसे इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि वो 6 निकात तो मुकम्मल तौर पर अलहदगी पे मुनत्तिज हो रहे थे। अच्छा, और अगर वो हो चुका था तो फिर आपको जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी अगर, तो मेरा ख्याल में उनसे एक रिटर्न लेके और वो कौम को बता के कि जी ये नहीं करेंगे, ये PNSC और स्टेट बैंक को ढाका मूव नहीं करेंगे, तो फिर आप उन्हें वज़ीर आज़म बना देते। थिंग है इसके, वो कह रहे हैं क्यों ना करें। मतलब आपका ये जो बेसिकली इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि ये सब कुछ होने के बाद वो आज़ादी का ऐलान कर देंगे। वो ये कह रहे हैं, और उन्होंने किया भी बाद में, जाहिर है वो नहीं वो चले जिस वक्त वो हुआ वो तो एक और इन अ वेरी डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। जिस वक्त इलेक्शन हुआ है वो तो इलेक्शन तो हो गया 70 के दिसंबर में इलेक्शन हो गया। तो ये वाकया है जो आप बात कर रहे हैं वो मार्च की बात कर रहे हैं, जब आपके बुनियादी तौर पर एक वो आए थे ना, उनके वो जो सेकंड इन कमांड थे जो 96-97 में यहाँ पर आए थे, उनका ये कहना था खालिदा ज़िया उनकी बेटी है। नहीं, वो पाकिस्तान आए थे, वो शेख मुजीब के एक बड़े लेफ्टिनेंट माने जाते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान आकर और ये बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि जी हमारा ये मानना था कि अगर हम पाकिस्तान की जो भी एस्टैब्लिशमेंट है, जिसको भी आप फौज कह लें, ब्यूरोक्रेसी कह लें, इसको अगर हमने एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में शिकस्त दे दी तो उस दिन ये पीछे हट जाएंगे। 70 के इलेक्शन में हमने वो शिकस्त दे दी और जब हमें इक़्तिदार मुंतकिल नहीं हुआ, दैट वाज व्हेन वी रियलाइज्ड कि ये हम इनको शिकस्त दे ही नहीं सकते इलेक्शंस के ज़रिए या कैसे भी, फिर हमें आर्म्ड स्ट्रगल की तरफ ही जाना है। अब ये जो मे बी यू आर राइट कि कुछ लोग हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी तो होंगे ना, ज़रूरी तो नहीं है। आई थिंक नॉट एवरीवन इन दी अवामी लीग वाज इन ऑन द प्लान कि मुझे पता है प्लान क्या है, हमने ऐसे करना है। वो 2, 4, 5, 6, 8 लोगों को पता होगा, नीचे तो नहीं पता होगा। सो बहुत बड़ी आबादी जो है वो इस इंतज़ार में बैठी हुई है कि हम इलेक्शन जीतेंगे, जो PNSC है उसका और PIA का जो हेडक्वार्टर्स हैं वो ढाका मुंतकिल होंगे और पाकिस्तान का जो कैपिटल है वो ढाका मुंतकिल होगा। और हम जो है वो उसके बाद, मतलब क्योंकि उसमें एक बड़ा सवाल है कि मतलब कराची से आपने मूव किया तो था ना इस्लामाबाद, देन व्हाई नॉट ढाका? नहीं, ढाका तो खैर मुल्क का जोग्राफिया ही, वो तो इलाका ही मुख्तलिफ था। चलिए, अच्छा मैं थोड़ा सा नहीं, मगर जोग्राफिया वो तो हमने फैसला कर लिया ना कि नहीं जी उनका जोग्राफिया ही मुख्तलिफ है। वो कह रहे हैं हाँ ठीक है, हम एक साउथ ईस्ट एशियन पावर है, हम नहीं है साउथ एशियन या मिडिल ईस्टर्न पावर नहीं है, हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से हमारा नहीं है ताल्लुक, हम सोवियत यूनियन से नहीं लड़ना, हमने थाईलैंड से लड़ना है, लाओस से लड़ना है, कंबोडिया से लड़ना है। अच्छा, अगर मैं मार्च से थोड़ा सा आगे चलता हूँ कि उसके बाद तो खैर वो आर्म्ड एक रेबल शुरू हो गया, मुफ्ती बानी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो इंडिया ने जो है वो इन्फिल्ट्रेशन दे दी और वो बहुत मतलब एक खैर। मैं 20 नवंबर पे आता हूँ। 20 नवंबर, मुझे आज तक किसी ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि एक मसला था मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान। मशरकी पाकिस्तान में के लोग जो हैं वो एक अपनी बाहिनी दरअसल वहाँ एक छोटे लश्कर को कहते हैं, तो वहाँ एक बाहिनी नहीं थी, कई बाहिनी थी। मुजीब बाहिनी भी थी और मुजफ्फर बाहिनी भी थी, तो मुझे इसी तरह मुक्ति बाहिनी थी। मुक्ति मतलब मुत्तहिद। तो मुक्ति बाहिनी वो कर रही है जिस तरह हमारी ये TTP मतलब कर रही है, वदमनी कर रही है, तो इस तरह वहाँ चल रहा है।
भाई इंडिया का क्या वो हक बनता है कि वो पाकिस्तान पे हमला करते? कोई हक नहीं। पाकिस्तान ने इंडिया को क्या तकलीफ दी थी जो इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया? मॉरली आप मुझे किसी तरीके से कोई डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड के किसी ग्लोबल मतलब वो फोरम पे बता दे यार कि उसने क्यों हमला किया। आप आज तक ये भी नहीं मतलब दुनिया को बता सके कि हम पे नाजायज हमला हुआ। उसने एक बहुत नाजायज हम पे हमला किया 20 नवंबर की रात को। अच्छा, और वो आप उस पे फौज बेचारी क्या लड़ती कि आपके जो पॉपुलेशन थी आपके खिलाफ थी, वो आपकी पोजीशनें जो है वो जाके तो उनको दे रही हैं, इंडिया को दे रही हैं। आपके इवन जो सप्लाई राशंस थे जो कि रोज़ के जाते हैं फ्रेश राशन या जो ड्राई राशंस हैं वो उन्होंने राशन की मुंतकली मुअत्तल कर दी है। आपके काफ़िले जहाँ से गुजर रहे हैं वहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई जा रही हैं। आपका जो तेजगांव एयरपोर्ट था ढाका का जिससे हमारे फाइटर्स उड़ते थे, वो बदकिस्मती से पहले दिन ही काफ़ी हद तक उस पर गड़े पड़ गए, वो बमबारी की उन्होंने। तो हमारी एयरफोर्स ने जितना भी खैर वो बेचारी ने लड़ा वहाँ, और हमारा अगर पायलट वहाँ इजेक्ट करता था और वो ज़मीन पे आता था उसकी टिकापोटी बना दी जाती थी, और अगर इंडियन पायलट आता था उसको इज़्ज़त व एहतराम से। तो ऐसे में फ़ौज ने क्या लड़ना था? ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। और बट देन ये आपके ऊपर क्रिटिसिज्म, जो फौज के ऊपर क्रिटिसिज्म होता है वो बुनियादी तौर पर होता ही है। वो कहते हैं यू मैन्युफैक्चर अ क्राइसिस एंड देन यू क्राई अबाउट समवन एक्सप्लॉइटिंग द क्राइसिस। वो फौज बेचारी को तो नहीं पता ना मैन्युफैक्चर किसने किया, वो तो लड़ रही थी। फौज वाज इन पावर सिंस 1958। नहीं वो छोड़े, पॉलिटिकली छोड़े ना, मैं तो एक मिलिट्री हिसाब से बात कर रहा हूँ ना कि जो मिलिटरीली तो मिलिटरीली वो जनरल रहीम थे या उधर जो भी थे वो बड़ा देखिए अच्छा लड़े आपकी थे। जो बात है वो काबे को मिल गए, वो क्या है सनम खाने से वो है ना मिलके काबे को मिलके सनम बुत खाने से। हाँ, तो वो तो वजाहत मसूद साहब ये कई कॉलम्स लिख चुके हैं इस मौजू पर, और वो कहते हैं कि जनरल न्याजी को एवं गालियां देते रहते हो। जनरल न्याजी की करे होते? नहीं, जनरल न्याजी जो है वो मिलिट्री क्रॉस थे सेकंड वर्ल्ड वॉर में, टाइगर न्याजी के नाम से जाने जाते थे, और उन्होंने बहुत अच्छी जंग लड़ी थी। और वो आखिर तक जो उनके रिसोर्सेज थे उसमें जो वो कर सकते थे, बिल्कुल। एंड ही मेड, वो तो सरेंडर को भी डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि वो क्या टिक्का बोटी करवा दे उनकी वहां पर, ठीक है, वो सरेंडर करना पड़ा। सरेंडर जो है बेसिकली याह्या का फैसला था, इनका नहीं था। याह्या अच्छा, एनीवे मैं न्याजी की सिर्फ आपको एक बात बता दूं कि न्याजी पे एक जो है ना क्रिटिसिज्म बहुत फौजी हलकों में, बाद में फौजी स्ट्रेटजी के हिसाब से हुआ कि आपने सारी फौज पीछे बुला के ढाका के इर्द गिर्द 3 ये दरिया ब्रह्मा, गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र ये थे, तो आप इनको ऐसे नेचुरल ऑब्स्टिकल बना के और इन पे सारे पुल उड़ा के तो आप सिर्फ ढाका की एक जंग लड़ते। तो न्याजी का बड़ा जबरदस्त जवाब है इस पे, कहते मैंने सिर्फ अगर ढाका को डिफेंड करना था तो फिर मैं ईस्ट पाकिस्तान में लड़ क्यों रहा था? फिर मैं आगे जितने सेलट, जैसूर, चिटागोंग वगैरह थे, मैं उनके बारीसाल वगैरह, मैं क्यों उनके लिए जंग लड़ा? मुझे शुरू से फिर ढाका में आ जाना चाहिए। तो वो देखें, ये एक बहादुर बंदे की बात है ना। न्याजी ने बहुत अच्छी जंग लड़ी। बाकी हमारे ट्रुप्स ने, एक ब्रिगेडियर तजमुल थे जो बाद में खैर मेजर जनरल बने, उनकी और भी खैर स्टोरीज हैं, वो इस वक्त खैर बताने के काबिल नहीं है। उन्होंने ज़िया के खिलाफ कू कर दी थी। जी। अच्छा, तो वो ब्रिगेडियर तजमुल जो है हिली में थे, और उस वक्त जब सरेंडर के ऑर्डर है, उन्होंने सरेंडर के ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। उनका जी हम लास्ट मैन लास्ट बुलेट तक लड़ेंगे। हालांकि ये फौज में इनसबऑर्डिनेशन ऑफ द ऑर्डर्स बहुत बड़ा सीरियस क्राइम होता है, लेकिन उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा। और अपने ट्रुप्स को भी उन्होंने वो एक मेगाफोन पकड़ के जीप पे चढ़ गए और वो आयतें और हदीसें कि जी हम तो सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन उनके नीचे फिर आखिर कर्नल जो थे उन्होंने बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया कि सर वो ऊपर का ऑर्डर है, हम कहाँ तक लड़ेंगे, मतलब एक हमारा ब्रिगेड है छोटा सा। तो वो कहते अच्छा तुम फिर सरेंडर करो, मैं नहीं करूंगा। और वहां से वो जीप पकड़ के तो बर्मा की तरफ निकल गए और उन पर फायरिंग हुई, उनकी टांग में गोली लगी और वो खैर एनीवेज। तो मेरा मतलब है कि आर्मी तो बहुत अच्छा लड़ी। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज जो न्याजी का एक बड़ा वैलिड पॉइंट और भी है कि 20 नवंबर को तो इंडिया ने हमला किया था, और वो ठीक है कि जब एक फ्रंट खोल दें आप तो दूसरे डिफेंडिंग कंट्री को ये हक होता है कि वो दूसरा फ्रंट खोल दे। लेकिन हमने 3 दिसंबर को मगरबी पाकिस्तान में फ्रंट हमने खोला था। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है, मतलब वो थोड़ा सा उस पर कह रहे हैं कि आपको नहीं खोलना चाहिए था और आपको वेट करना चाहिए था और सिर्फ उस पर अपनी पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट लगानी चाहिए थी। डिप्लोमेटिक एफर्ट से याद आया, जुल्फिकार अली भुट्टो जाके वहां वो अजीब और गरीब बातें कर रहे हैं, करारदाद फाड़ रहे हैं पोलैंड की, या नोट्स हैं वो कहते हैं, लेकिन वो वी विल फाइट फॉर 1000 ईयर्स, क्या बकवास कर रहे थे। मतलब वो इंतहाई एक मतलब पाकिस्तान का उन्होंने मजाक बना के रखा, जिसको हमारे आजकल जज्बाती नौजवान जो है बड़ा क्रेडिट समझते हैं। मैंने बहुत से सीनियर लोगों से इस हवाले से बात की, और जो बात आप कर रहे हैं वही बात मैंने उनके सामने रखी। उनका ये कहना था कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जो स्पीच है उसके आप वर्ड सुने, वो बुनियादी तौर पर कह ये रहा है कि आप मेरे ऊपर ये डिसीजन इम्पोज करने के लिए आए हैं। पोलैंड की करारदाद अगर आप उठाकर पढ़ेंगे तो वो ऑलरेडी एक सरेंडर है, वो सरेंडर डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप दे रहे हैं।
सरेंडर नहीं था, सीज फायर था ना। पहले सीज फायर होगा तो फिर को आगे बातचीत होगी। उसी जगह पर जहां पर फौजें मौजूद हैं। हाँ, तो इसी तरह सीज फायर वही होता है ना। नो व्हाट ही होता है इसी तरह। वो ये कह रहे हैं कि आपने कश्मीर में तो ये सीज फायर नहीं हुआ कराया था। सीज फायर में ये कश्मीर में ये नहीं हुआ। कश्मीर में आपने ये लिखा है करारदाद में कि वापस अपनी अपनी पोजीशंस पर जाएंगे वरना प्लेबिसाइट ही नहीं होगा। वो बात की बात है, लेकिन करारदाद में तो मौजूद है ना। जब वो नहीं करारदाद में था कि इसी वक्त यहाँ जहाँ इस वक्त है वहां पर बंद कर जो इमीडिएट सीज फायर होता है वो तो वहीं होता है कि यू आर इम्पोजिंग एन इलीगल डिसीजन ऑन मी। आपका काम यह है कि आप इंडिया को मतून करें, आप उनको के वापस जाओ, उनको प्रेशर करें। इंस्टेड यू आर आस्किंग मी टू साइन दिस डॉक्यूमेंट एंड बी अ पार्टी टू दिस इनजस्टिस। तो वो चले, खैर वो फिर बात इसी तरफ रह जाएगी। एनीवेज आगे चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा जी, 16 दिसंबर को बांग्लादेश बन गया, 20 दिसंबर को या रिजाइन कर गया भुट्टो साहब। हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात को भी हम साइड पे रहने देते हैं। मुझे सिर्फ इस बात का सवाल का जवाब दे दे कोई कि बांग्लादेश ने जिस माशी नाहमवारी के नारे पे आज़ादी ली थी उसका क्या बना? वहाँ तो वो बल्कि और गुर्बत की सतह पे चले गए और पस्त हो गए। सन 2010 तक उनकी पर कैपिटा इनकम हमसे बहुत पीछे थी, जीडीपी। और बाद में भी जो वो देते रहे हैं स्टेटिस्टिक्स देते रहे, वो झूठ थे। वो झूठ इस तरह थे कि अभी पिछले दिनों तो वो IMF के पास गए हैं, तो IMF के पास वही मुल्क जाता है जो बिल्कुल मतलब अपने बेल आउट पे होता है। तो वो पाकिस्तान से बहुत पीछे है, मतलब कहीं किसी भी आप एंगल से देख लें बांग्लादेश जो है, तो वो तो बिल्कुल ही गलत, माशी नाहमवारी वाला तो बिल्कुल ही गलत प्रोपेगेंडा साबित हो गया। अब हम आते हैं प्रेजेंट क्या हुआ? प्रेजेंट ये हुआ कि अवामी लीग जो जिसने उसका जोर धौंस जबरदस्ती का एक कल्चर था, वो उसने जाहिर आके मतलब किया। उसने आते ही मुलाजमतों में कोटे रख दिए और मतलब जो है वो अवामी लीग वन पार्टी स्टेट डिक्लेयर कर दिया, शेख मुजीब ने कर दिया। तो शेख मुजीब को इसी वजह से सन 75 में आर्मी के जूनियर ऑफिसर्स ने उनकी रिहाइश का धान मंडी में जाके कत्ल कर दिया था, उनके पूरे खानदान के सिवा। शेख हसीना चूंकि बाहर थी इसलिए बच गई। अच्छा, वो और उसके बाद जो है वो ज़ियाउर रहमान साहब आए, दरमियान में कुछ अरसे के लिए वो मुश्ताक खून कर रहे, लेकिन ज़ियाउर रहमान जो है वो पाकिस्तान आर्मी के मेजर थे उस वक्त 65 में, और उस वक्त कर्नल थे वो। खैर वो मेजर जनरल बन चुके थे उस वक्त तक, और उन्होंने वाकई वो लिबरेशन वॉर में तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत लड़ा था। वो उन्होंने एक खूनी कू की और वो बन गए। उन पे 21 अटेम्प्ट्स हुई किलिंग की और इवेंचुअली वो चले गए। उनकी बेटी खालिदा ज़िया, मतलब अच्छा, खालिदा ज़िया और हसीना वाजिद के दरमियान 96 से ये म्यूजिकल चेयर जारी है। उनकी बांग्लादेश नेशनल पार्टी है, उनकी अवामी लीग है, कभी वो जीतती कभी वो जीतती। लेकिन एज सच जो है ना, ये प्रो पाकिस्तान या प्रो इंडिया नैरेटिव जो है ये बहुत प्रोनाउंस होके नहीं सामने आया था 2014 तक। 2014 में जब हसीना वाजिद आई तो ये चूंकि थोड़ा सा जरा अंडर द कार्पेट था ये वाला नोशन, तो उसने खुला के जो है वो करना शुरू कर दिया, टू द एक्सटेंट के 71 में जो मुल्ला अब्दुल कादिर और वो जो जमात इस्लामी के रहनुमा थे, उन बेचारों को जो कि उस वक्त 25-26 साल के थे, वो 70 साल के हो गए थे, उनको बुला के एक कानून बनाया कि जिसने पाकिस्तान की हिमायत की थी उसको फांसी, और वो फांसी चढ़ा दिया उसने, जो कि बहुत नाइंसाफ़ी थी और जुल्म था। तो ये इस पे एक जुल्म ज़्यादती पे एक अंदर एक मतलब लोगों के जज्बा जो था और वो भर रहा था बड़ा। तो वो फिर वो अवामी लीग की फिर वो जब बात मईशत पर आती है, माशियात से इमरान खान साहब याद आ गए, वो माशियात कहते थे, तो मईशत पर आती है। तो जब रोजगार जो लोगों का छिना गया, अवामी लीग को खुली छूट दे दी गई, माशियत, तो वो जब लोगों का रोजगार छीना गया, उन्होंने देखा तमाम मुलाजमतें ना अहल नकम्मे लोगों के लिए हैं, अवामी लीग के जो गुंडे हैं, और हम बेचारे पढ़ लिख के भी मुलाजमतों से नहीं है। तो वो उनका एक गुस्सा जो है ना, वो दबा जो है वो एक दिन अचानक जो है फिर वो फूट पड़ा, और वो स्टूडेंट्स की एहतजाज की शक्ल में, वो भी कोटा सिस्टम ही था यहाँ, और वो उस पे जो है वो रिजल्ट हो गया। और वो एक बहुत खूनी कू के बाद अगस्त 24 में जो है हसीना वाजिद जो है वो चली गई, और ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। लोगों को अंदाजा नहीं था कि इंडिया के खिलाफ और हसीना वाजिद के खिलाफ कितना बड़ा एक जो है लावा वो उबल रहा है, और वो लावा एकदम पट पड़ा। अच्छा, उसके बाद वो डॉक्टर यूनुस आ गए, और वो एंटी इंडिया नोशन और प्रो इस्लाम नोशन, ये जो था, जो दबा हुआ था सीनों में, ये एकदम खुल के सामने आ गया। और लोगों ने कहा जी हमसे तो गलती हो गई, हमारा तो लीडर मोहम्मद अली जिन्ना था, मुजीबुर रहमान तो था ही नहीं, उसके मुजस्मे गिरा दिए, उसकी तस्वीर पे जूते मार दिए, बल्कि कुछ तो पेशाब भी करते पाए गए थे। तो मतलब और उसकी मतलब जो है जितनी आल औलाद थी उसको भी बहुत सख्त मतून किया गया, अवामी लीग पे पाबंदी लगा दी गई। ये जो शरीफ हादी बिन उस्मान था, ये एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट लीडर था अगस्त 24 की उसमें तहरीक में। तो इंडिया ने वो जान तो नहीं छोड़ी थी, उसको तो बड़ा सख्त रंज था कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, तो वो हमेशा
हमेशा की तरह जिस तरह वो करता है, अंडर द कारपेट जो है उसने अपने एजेंट्स वगैरह के जरिए उसने वो सारे जो है वो पहले हुए थे, और उन्हें ये बहुत खटकता था कि ये यार ये क्यों कर रहा है, और उसके बाद भी उसने एंटी इंडिया नोशन का एक बड़ा जबरदस्त अलम पकड़ा हुआ था। तो उसको उन्होंने कत्ल किया, उसको वो बेचारा सिंगापुर भी गया लेकिन जानवर नहीं हो सका। उसका जो अलम था वो मतलूब सिकंदर ने पकड़ा, उन्होंने मतलूब सिकंदर को भी मार दिया। अब बंगला लोगों को समझ आ गई कि ये क्या है, और वो 2 एजेंट जिन्होंने मारा था वो जब तफ्तीश हुई तो वो सारे जो है उसी रात इंडिया भाग गए थे। तो अब तो चूंकि वो पता लग गया कि ये सब कुछ क्या है, तो अब इस वक्त एंटी इंडिया नोशन इतने बड़े अरूज पर है, और वो अरूज जो है उसका इंडिया को सख्त खतरा इस तरह है कि एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, हमारे नाज़रीन को पता होगा, जो कि इंडिया को वेस्ट बंगाल के साथ मिलाता है। वो टोटल 20-25 किलोमीटर की एक पट्टी है, बड़ी तंग सी, जिसके एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान और एक तरफ बांग्लादेश है। तो अगर बांग्लादेश उस पर काबू पा ले तो इंडिया का वेस्ट बंगाल की 7 स्टेट्स के साथ जो है वो राब्ता टूट जाता है, जिसमें आसाम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, सारी। अब वो जो 7 स्टेट्स हैं एकदम आपसे लॉजिस्टिकली खत्म हो गई हैं, और वहां पहले से वहां नागालैंड वगैरह में बहुत अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं, आसाम के अंदर। तो बांग्लादेश, एक और मैं आपको वो इंटेलिजेंस वाली बात है, जरा मुझे ये बांग्लादेश की वजारत खारजा के एक बड़े अफसर ने बताया कि पिछले दिनों इसहाक डार साहब गए हुए थे, और वैसे एक वो बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा मुहूर्त वाली बयान आ गया था, लेकिन उसने मुझे बताया कि हाँ वहाँ एक अनरिटन डिक्लेरेशन हुआ है दोनों का जुबानी कि नेक्स्ट टाइम अगर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर करता है ईस्ट की तरफ हमारे, तो हम जो है ये चिकन नेक जो है जिसको वो कहते हैं, हम ये बंद कर देंगे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और ये 7 स्टेट्स जो हैं इस पे हम इंडिया पे अटैक कर देंगे। लेकिन इन रिटर्न अगर इंडिया हमें तंग करता है यहाँ से, और वो बंगाल से या इधर से हम पे कुछ थोड़े बहुत मतलब वो करने की कोशिश करता है, तो आपने जो है ईस्ट फ्रंट खोल देना। और हमने कहा जी बिस्मिल्लाह इंशाल्लाह ताला। तो इस वक्त इंडिया एक सख्त, और जाहिर है उसे इंडिया को ये चीज़ पहुंच गई होगी, और वो इस वक्त एक सख्त तरीन टेंशन में है, क्योंकि उससे बिल्कुल ऊपर जो है नेपाल से ऊपर चाइना है, और चाइना के लिए क्या मसला है नेपाल से गुजर के मतलब वो वहां तक आना, वो तो उसकी टिका बोटी करके रख देगा इंडिया की। तो इंडिया इस वक्त सख्त परेशानी के आलम में है, और इसीलिए जो है वहाँ शहीद हादी उस्मान हादी जो है उसके शहादत के बाद जो एक बहुत बड़ा जज्बा, बहुत सबसे बड़ा जनाजा बांग्लादेश की तारीख का जो हुआ है, उसका जो इंडिया के लिए खतरे की घंटी है वो ये है। ठीक, अब मैं इस बारे में जो है वो थोड़ा सा हमें मिलिटरीली एक इसके ऊपर देखना चाहिए कि कितना ये पॉसिबल है, क्या बांग्लादेश जो है वो इतना स्ट्रेंथन्ड है अभी टू टेक ऑन इंडिया। और ठीक है कि वो बात आपकी दुरुस्त है कि वो पट्टी बहुत नैरो है, लेकिन एट द सेम टाइम बांग्लादेश भी जो है वो 3 तरफ से जो है वो घिरा हुआ है इंडिया के अंदर। तो क्या उनकी अभी इतनी प्रोग्रेस है कि वो इसका मुकाबला कर सकें, इसके ऊपर हम एक अलहदा जो है वो शो करेंगे। बहुत सारी बातें नाजरीन आपने सुनी होंगी, कुछ पर मेरा भी इख्तलाफ है, आपने भी कमेंट्स के अंदर हमें ज़रूर बताइए आपको कहाँ लगता है। तो मुस्तकबिल में हम जवाद साहब से इस हवाले से बात करेंगे और इसको एक ऑनगोइंग डिस्कशन रखेंगे। फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से अली वारसी को इजाज़त दीजिए। आदाब।